हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्रोनोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, जिसमें कि हमारा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न ये सारा का सारा कवर होगा कि एंशियंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है हिस्ट्री और कहाँ जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री को, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। इसके बाद आता है मीजोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। और ये तीनों एज मेनली डिवाइडेड होते हैं, इनके जो टूल्स हैं, जो भी टूल्स मिले हैं इस टाइम पीरियड पे, उसके बेसिस पे इन पीरियड को डिवाइड किया गया है मेनली। और इनका जो हैबिटेशन जो है स्टाइल है कि पैलोलिथिक में हंटिंग एंड गैदरिंग था, मीजोलिथिक में थोड़ा सा इन लोगों का हंटिंग गैदरिंग के अलावा जो है एक जगह पे रहना, रुक के थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था, और नियोलिथिक में तो ये लोग प्रॉपर खेती वेती करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास चालकोलिथिक एज, फिर आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको कि आप सभी जानते होंगे इस नाम को अच्छे से। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी भी होगी आप लोगों को कुछ ना कुछ। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग वैदिक पीरियड, जहाँ से जो हमारे टेक्स्ट हैं वो इस मतलब कि पढ़े जा चुके हैं। इसके पहले के जो टेक्स्ट थे यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टेक्स्ट तो मिले हैं, उसमें स्क्रिप्ट भी मिली है, लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं, अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड से हमारे पास जो टेक्स्ट अवेलेबल हैं वो सब अब पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है मेनली आयरन, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो जाता है, जिससे कि इन दोनों पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ महाजनपदास, 16 जो महाजनपदास है, जहाँ से हमारी मोनार्की स्टार्ट होती है बेसिकली। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविकास, ये तीनों सेक्ट भी इसी टाइम पे इमर्ज हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री का मौर्य एम्पायर, जो कि 324 से 187 BCE तक का है मौर्य एम्पायर, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट एम्परर और फेमस एम्परर हैं अशोक। उसके बाद फिर आते हैं इंडो ग्रीक्स, शक पहलवास एंड सातवाहनास। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्परेरी काफ़ी सारी कदमबाज वगैरह डायनेस्टी रहती हैं, और एक वाकाटक डायनेस्टी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्परेरी में। उसके बाद आते हैं पोस्ट गुप्ता, जो रीजनल पावर्स, कुछ मौखरी हो गए और भी बहुत सारे, यशोवर्धन ऑफ मालवा और भी बहुत सारे ऐसे ही रीजनल पावर्स होते हैं जो पोस्ट गुप्ता यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ये सब इमर्ज होते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ को, जिसमें कि चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, होयसाल्स एट्सेट्रा ये सारे हैं। और उसमें कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हैं पांड्य, चेर, चोल, पल्लवास, जिसमें कि चोल डायनेस्टी जो है वो, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री रही है चोल डायनेस्टी की। फिर हम आ जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि 1000 से लेकर 1200 AD तक। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड 1200 से लेकर 1526 तक है। फिर आता है एज ऑफ विजयनगर एंड बहमनी, यानी कि जब मेनली मोहम्मद बिन तुगलक का एज जो डिक्लाइन होता है उस समय से मेडिवल दिल्ली सल्तनत, उस समय पे काफ़ी सारा बहमनी किंगडम जो होता है इमर्ज होता है, उसी समय विजयनगर एम्पायर भी निकलता है। ठीक है, तो ये सारा हम देखेंगे। फिर आएगा हमारा मुग़ल एम्पायर 1526 से 1707। फिर उसी के कंटेम्परेरी में चलेगा हमारे पास राइज ऑफ मराठास, ठीक है, जिसमें कि बाजीराव जैसे महान योद्धा हुए हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से, जहाँ से यूरोपियंस इंडिया में आए हैं। उसके बाद फिर देखेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के समय पे इंडिया की क्या हालत, मतलब कि इंडिया में क्या सब कुछ कैसे चल रहा था, कंडीशन क्या थी इंडिया की, यहाँ के रूलर्स के बारे में, आखिर मतलब क्यों ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से इंडिया को मतलब कि अपना कॉलोनी बना पाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन देखेंगे ब्रिटिश पावर का किस तरीके से। फिर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए, भाई अब अंग्रेज आ गए थे, काफ़ी सारी बंदिशें उन्होंने लगा दी थी, तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ हमारी सोसाइटी में, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे हुआ। फिर आता है हमारा पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद नेशनलिज्म
काफ़ी तेज़ी से इमर्ज होता है लोगों में, नेशनैलिटी काफ़ी सारे लोगों में कि हाँ अब हम छोटा छोटा राज्य जो बना था काफ़ी सारा वो नहीं, अब हम एक नेशन है और हम मिल के लड़ेंगे, इस टाइप की जो है भावना आने लगी। उसके बाद फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहाँ से इंडियन हिस्ट्री काफ़ी मतलब अलग तरीके से चेंज हो जाती है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है। फिर आता है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। फिर आते हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी आते हैं जिसके पास इंडियन जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं गांधी जी, ठीक है, इमरजेंस ऑफ गांधी जी। उसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। फिर आएगा इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, और फिर हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट देखेंगे एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद कांग्रेस का रूल होगा जो कि प्रोविंसेस में होता है, एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी एंड फ्रीडम विद पार्टीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। और ये हो गया हमारा ऑल ओवर क्रोनोलॉजी इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न सारा कुछ इंक्लूड है। अब हम आगे के लेक्चर्स में इसी को एक एक पार्ट उठा के हर चीज़ के बारे में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके।